एक गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम लालचंद था। वह सीधे सादे गांव वालों से पैसे ऐंठने की तरकीब लगाता रहता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक किसान आया। लाला जी, मुझे घर का सामान चाहिए। अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पर दे दूंगा। लेकिन फसल तो 2 महीने बाद कटेगी। तब तक तो मेरा ब्याज कौन देगा? एक काम कर दो, महीने का राशन ले जा और फसल का आधा मुझे दे देना। किसान मान जाता है। लालचंद उससे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है। 2 महीने बाद जब फसल कट जाती है तो लालचंद अपना हिस्सा लेने पहुंच जाता है। लाला जी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं आधी फसल बेच दूं तो 6 महीने का राशन आ जाएगा। आप 2 महीने के हिसाब से फसल ले लीजिए। तुझे पता है, जब तूने कागज पर अंगूठा लगाया था तब तेरी फसल कच्ची थी। मैं दिन रात दुआ मांग रहा था, तब अच्छी फसल हुई। अब ये आधी फसल मेरी है, चाहे वह 6 महीने के बराबर हो या 1 महीने के। अगर फसल खराब हो जाती तो क्या तू मुझे पैसे देता? लालचंद आधी फसल गाड़ी में लाद कर अपने घर चला जाता है। किसान सिर पकड़कर बैठ जाता है। गांव वाले लालचंद से बहुत परेशान थे, लेकिन गांव में वही एक पैसे वाला था जिससे गांव वालों को उधार लेना पड़ता था। साथ ही उसी की एक दुकान थी जिससे सामान लेना पड़ता था। एक दिन गांव में एक लड़का आया। लालचंद, तुम तो भोले भाले गांव वालों को बहुत महंगा सामान बेचते हो। शहर में ये सब बहुत सस्ता मिलता है। तू कौन है? पहचाना नहीं सेठ? मैं बनवारी का लड़का हूँ, जिसे तुमने झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर बहुत मारा था। मैं शहर चला गया था, अब पढ़ लिख कर वापस आया हूँ। एक काम कर, मुझे माफ कर दे। ये सब बातें किसी गांव वाले को मत बताना। तू मेरी दुकान पर नौकरी कर ले, मैं बदले में तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा। साथ ही घर का राशन भी दे दिया करूंगा। लड़का मान जाता है। वह लालचंद की दुकान पर नौकरी कर लेता है। पूरा गांव उस लड़के को जानता था। जब भी लालचंद की दुकान पर उधार मांगने आता, लड़का उसे इशारे से सब बता देता। इसलिए गांव वाला कम से कम ब्याज पर पैसे उधार लेता और कुछ तो मना करके वापस चले जाते। लालचंद जब दुकान से घर चला जाता तो वह लड़का चुपचाप उसके खाते में से अंगूठा लगे कागज फाड़कर गांव वालों को दे देता। कुछ दिनों बाद लालचंद ने देखा कि फसल कटने का टाइम आ रहा है। वह पहुंच गया खेतों पर। इस बार गांव वाले भी तैयार थे। उस लड़के ने गांव वालों को पहले ही बता दिया था कि लालचंद कैसे उन्हें लूटता है। चलो, अपने लिखे के हिसाब से अपनी फसलों का हिस्सा मेरी गाड़ी में रखवा दो। लाला, भाग जा यहाँ से। हमने तुझसे कुछ उधार नहीं लिया। ये देखो, तुम सेब ने कागज पर अंगूठा लगाया है। सब गांव वाले हंसने लगते हैं। लालचंद जब खाता देखता है तो उसमें एक भी अंगूठा लगा कागज नहीं होता। तभी वह लड़का पीछे से आ जाता है। सेठ जी, बहुत लूट लिया तुमने गांव वालों को। वह देखो, गांव के बाहर हमने सरकारी दुकान खुलवा दी है, जहां सस्ता सामान मिलेगा। साथ ही गांव वालों को उधार देने के लिए ग्रामीण बैंक भी खुलने वाला है। चोर इसीलिए मेरी दुकान पर नौकरी की थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लाला, भाग जा यहाँ से। मैं सरकारी ग्रामीण बैंक का कर्मचारी हूँ। बैंक के लिए सर्वे करने आया था। यहाँ इन गांव वालों से तेरी लूट का पता लगा तो बैंक खोलने की जरूरत समझ में आई। अब ज्यादा बोला तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा। सरकारी आदमी को धमकी देने के लिए 2 साल की कैद हो जाएगी। ये सुनकर लालचंद वहां से भाग जाता है। प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की और उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले ही वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। प्रिया, कहाँ हो? चाय चाहिए थी। जी, बस अभी लाई। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो, अब बताओ मार्केट से क्या लाना है? जी, अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा के कमरे में पहुंच गई और जाते ही उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। बहू, नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी। ये रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ।
उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। ये तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा किचन में गई और प्रिया से पूछा, तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है, दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहें अपनी लड़की को दे देना। चलिए माँ जी, वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी कहते हैं, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकालकर आपको खबर कर देंगे। अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछें। हाँ बेटा, पूछिए। आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। जी, हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? बहू, ये क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। ये क्या मजाक है भला? आज के जमाने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो ये रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा अंदर आती है। रमेश, इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। बेटा, हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। जी, आप चिंता न करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज्यादा उसमें है। ठीक है, ये पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। बेटा, क्या बात है? लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी? नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, नहीं तो इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश, वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। जी, वो आज डिलीवर नहीं हो पाई। आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। ये शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा और रश्मि रो रही थीं। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई। अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। प्रिया, तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया। निशा एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक साधारण लड़की थी।
लेकिन उसके सपने बड़े थे। गांव के लोग अक्सर कहते, गांव की लड़की हो, घर का काम करो और बस शादी के बाद ससुराल जाओ। लेकिन निशा के मन में कुछ और ही चल रहा था। निशा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह घंटों किताबों में खोई रहती और बड़े शहरों की कहानियां पढ़ती। उसका सपना था कि वह एक दिन शहर जाए और बड़ी नौकरी करे, पर उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे आगे पढ़ा सकें। एक दिन गांव के पास एक सरकारी कैंप आया। वहां पर लड़कियों की शिक्षा के लिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। निशा ने साहस किया और वहां गई। उसने अपनी स्थिति बताई और मदद मांगी। अधिकारियों ने उसकी लगन देखी और निशुल्क पढ़ाई का अवसर दिया। निशा दिन रात मेहनत करती रही। गांव वाले अब भी कहते, लड़कियों का क्या, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। लेकिन निशा ने किसी की नहीं सुनी। कुछ सालों बाद निशा ने शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब वह पहली बार गांव लौटी तो उसने सभी को मिठाई बांटी और कहा, अगर सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उस दिन से गांव की कई लड़कियों ने निशा को अपना आदर्श मान लिया। निशा ने साबित कर दिया कि एक छोटे से सपने को बड़ी हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है।